Welcome back everyone. This video is part of our UGC Net Commerce most important topic and आज का टॉपिक है इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज जो एग्जाम के लिए एक्सट्रीमली रेलिवेंट है। एंड एज अ JRF क्वालिफाइड कैंडिडेट मैं आपको सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग प्लस एग्जांपल्स भी दूंगी। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले थ्योरी पे जंप करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है। अब ट्रेड तो हमें पता है कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है जो मे बी इंडिविजुअल या कोई बिजनेस या फिर कंट्री के बीच में हो सकता है। ठीक है, अब जब हम सिर्फ विद इन द कंट्री करेंगे, सिर्फ जैसे मैं इंडिया के अंदर ही ट्रेड कर रही हूँ तो ये क्या नेशनल ट्रेड है, डोमेस्टिक ट्रेड है। पर अगर मैं इंडिया जो है यूएसए के साथ ट्रेड करें यानी कि बिटवीन द कंट्रीज अगर ट्रेड हो रहा है तो हम उसको बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड, राइट। बट ये इंटरनेशनल ट्रेड मैटर क्यों करता है? बिकॉज एक कंट्री हर चीज प्रोड्यूस नहीं कर सकती, हर चीज में वो स्पेशलाइज नहीं हो सकती, राइट। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, दूसरी कंट्री से भी ट्रेड करना पड़ता है ताकि इससे सबको बेनिफिट मिले। सो अब हमारे पास आती हैं कुछ थ्योरीज। अब वो ट्रेडिशनल थ्योरीज होती हैं और कुछ होती है मॉडर्न थ्योरीज। अब ट्रेडिशनल थ्योरीज क्या कहती हैं, ये होती है कंट्री बेस्ड, ये कंट्री की सिचुएशन पे बेस्ड होती हैं ये थ्योरीज। जो मॉडर्न थ्योरीज हैं ये फर्म की स्ट्रेटेजी पे बेस्ड करती हैं। ठीक है, ये जैसे कि फर्म की ब्रांड लॉयल्टी, टेक्नोलॉजी, क्वालिटी, ये सब पे डिपेंड करती है मॉडर्न थ्योरीज। अब आते हैं इनकी ब्रॉड क्लासिफिकेशन पे, जिसमें आपको मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि कौन कौन सी थ्योरी ट्रेडिशनल आती है और कौन कौन सी थ्योरीज आपकी मॉडर्न थ्योरीज कहलाती हैं। ठीक है, ये याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है यहाँ से, क्या बताओ कि एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी मॉडर्न थ्योरी है या फिर ट्रेडिशनल थ्योरी है। तो ये आपको पता होना चाहिए, या इवन अगर ये भी ना लिखा है ट्रेडिशनल और मॉडर्न, आपसे पूछ सकता है कि कंट्री बेस्ड थ्योरी है या फर्म बेस्ड थ्योरी है। तो इसलिए इसे अच्छे से स्कैन कर लेना इसको। ठीक है, वैसे भी हम यहाँ पे एक एक करके इन थ्योरी को डिस्कस करेंगे तो ये वैसे भी आपको याद हो जाएंगी, फिर भी आप याद रखना। ठीक है, अब कुछ नहीं करके जा रहे तो ये तो अच्छे से कर ही लेना, बेसिक आइडिया आपको इससे मिल जाएगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आता है हमारे पास मर्केंटिलिज्म। इसको किसने दिया था? थॉमस मूर ने दिया था 17th सेंचुरी के अंदर। अब यहाँ पे ये थ्योरी क्या कहती है कि आप ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करो और इंपोर्ट कम करो। अब आप ज्यादा एक्सपोर्ट करोगे तो यानी कि आपकी कंट्री के अंदर क्या आ रहा है, वेल्थ आ रही है। और वो भी वेल्थ कैसी, करेंसी किस फॉर्म में? नोट्स की फॉर्म में थोड़ी होगी, 17th सेंचुरी में गोल्ड की फॉर्म में होगा, राइट। तो आप जितना ज्यादा एक्सपोर्ट करोगे तो आपकी कंट्री में उतना ही ज्यादा गोल्ड क्या होगा, एक्यूमुलेट होता जाएगा। अब इस थ्योरी का मतलब क्या है कि आप इंपोर्ट क्या करो, कम करो, इंपोर्ट करो ही मत, सिर्फ और सिर्फ आप एक्सपोर्ट करो, सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट पे फोकस करो। ठीक है, ये थ्योरी स्टेट करती है कि आप एक्सपोर्ट ज्यादा करोगे तो यहाँ पे प्राइसेस आपके ज्यादा बढ़ जाएंगे, यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशन होता है बिटवीन द एक्सपोर्ट एंड प्राइस। एक्सपोर्ट बढ़े, यहाँ मेरे प्राइसेस भी बढ़ जाएंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ज्यादा वेल्थ आ रही है। ठीक है, अब यानी कि जो कंट्री ये फॉलो कर रही होगी अप्रोच को, वो क्या कर रही होगी कि मुझे एक्सपोर्ट करना है, इंपोर्ट तो करना ही नहीं है। यानी कि अगर कोई इंपोर्ट कर रहा होगा तो गवर्नमेंट ने वहां पे क्या करा होगा, वहां पे बैरियर्स लगा दिए होंगे। तो वहां पे क्या फॉलो हो रहा है, प्रोटेक्शनिज्म हो रहा है वहां पे, राइट। तो ये थ्योरी बताती है कि यहाँ पे प्रोटेक्शनिज्म होता है और यहाँ पे एक्सपोर्ट हमें ज्यादा से ज्यादा करना है। पर इसका आता है पैराडॉक्स। डेविड ह्यूम ने दिया था ये पैराडॉक्स। और ये पैराडॉक्स होता क्या है, अगर कोई थ्योरी कुछ एक स्टेटमेंट दे रही है पर हम उसका कुछ उल्टा बोल रहे हैं तो वो हो जाता है पैराडॉक्स। ठीक है, तो ये डेविड ह्यूम ने दिया था। इन्होंने क्या कहा कि आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपकी कंट्री में ज्यादा से ज्यादा मनी आ रहा है। अब मनी ज्यादा आएगा तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी पूरी इकोनॉमी के अंदर। जब मनी सप्लाई बढ़ेगी तो सबके हाथों में पैसा होगा, तो जिससे क्या होगी, महंगाई बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। अब इन्फ्लेशन बढ़ गया, अब सब लोग उसी प्रोडक्ट की क्या कर रहे हैं, डिमांड भी कर रहे हैं। पर सप्लाई तो हमारे पास लिमिटेड थी ना, डिमांड ही तो बढ़ी है हमारी यहाँ पे, राइट। तो जब डिमांड हमारी बढ़ गई और सप्लाई हमारी कम है तो प्राइसेस बढ़ जाएंगे। जब प्राइसेस बढ़ेंगे, अब ये बताओ, जब हम एक्सपोर्ट कर रहे थे, सपोज हम यूएसए में एक्सपोर्ट कर रहे थे इंडिया से। अब यूएसए में जो बैठा हुआ पर्सन है वो सामान हमारा क्यों खरीद रहा था, क्योंकि यहाँ पे प्राइसेस कम थे। अब जब वही सामान के प्राइस बढ़ जाएंगे तो वो क्यों खरीदेगा, तो इवेंचुअली यहाँ पे क्या होगा, एक्सपोर्ट आपके कम हो जाएंगे। तो यही डेविड ह्यूम ने हमें बताया था। अब हमने देखा कि मर्केंटिलिज्म ये कह रहा था कि एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा करो और इंपोर्ट तो करो ही मत। पर मुझे ये बताओ कैसे पॉसिबल हो सकता है कि हर कंट्री अगर पूरा ग्लोबल लेवल पे यही चीज फॉलो हुई तो कैसे होएगा।
यानी कि सब एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो पर जब एक्सपोर्ट कर रहे हो तो यानी कि दूसरी कंट्री क्या कर रही है, इंपोर्ट ही तो कर रही है ना, तो इंपोर्ट तो करना ही पड़ेगा। तो इसी थ्योरी के बाद हमारे पास आती है एब्सोल्यूट एडवांटेज, जो कहती है कि आपको इंपोर्ट करना ही पड़ेगा। अब क्या करो, आप वही चीज बनाओ जिसमें आप स्पेशलाइज हो, जो जिसमें आप प्रोडक्शन जो है आपकी एफिशिएंटली हो सकती है, वही चीज आप क्या करो, एक्सपोर्ट करो, और दूसरी चीज को आप इंपोर्ट कर लो जो आप नहीं बना सकते, राइट। जैसे इंडिया, अब वो क्लोथ क्या कर सकती है, वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ज्यादा एफिशिएंट है, क्लोथ ज्यादा अच्छे से बना सकती है, तो इंडिया क्या करेगा, क्लोथ को एक्सपोर्ट करेगा, प्रोड्यूस भी करेगा, एक्सपोर्ट करेगा, राइट। और जो कार इंडस्ट्री जैसे यूएस है, अब यूएस क्या कर सकती है, कार को एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर सकती है, तो वो वही प्रोड्यूस करेगा एंड वही एक्सपोर्ट करेगा, एंड यूएस क्या करेगा, फिर क्लोथ को इंडिया से इंपोर्ट कर लेगा, ठीक है। तो मतलब आप वही चीज एक्सपोर्ट करो जिसमें आप एफिशिएंटली प्रोडक्शन कर सकते हो, और वो चीज को इंपोर्ट कर लो जो आप नहीं ज्यादा अच्छे से बना सकते और दूसरी कंट्री आपसे ज्यादा अच्छे से प्रोड्यूस कर पा रही है। और ये किसने दी थी, एडम स्मिथ ने दी थी। आपको इसके प्रोपोनेंट याद रखना है और ईयर भी याद रखना है कि कब आई थी, ठीक है। और ये ईयर मैं आपको आगे टाइमलाइन में बताऊंगी, ठीक है। ये याद रख लेना। और एडम स्मिथ की मुझे कोई बुक का नाम बता सकता है, इनकी बुक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज और याद रखेंगे कि जो एब्सोल्यूट एडवांटेज है वो कहता है कि नेशन की वेल्थ क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, ये चीज भी याद रखना, मैं आगे भी वैसे इसको डिस्कस करूंगी। और यहाँ पे क्या कह रहा था कि वेल्थ क्या है नेशन की, गोल्ड, कि गोल्ड ज्यादा से ज्यादा आपकी कंट्री के अंदर होगा तो वही वेल्थ है। और यहाँ पे एब्सोल्यूट एडवांटेज कहती है कि जो एब्सोल्यूट वेल्थ है आपकी कंट्री की वो क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल और देखते हैं। लेट्स से इंडिया, ये एक्स एंड वाई कमोडिटी है, इंडिया एक्स कमोडिटी को ₹5 पर यूनिट में प्रोड्यूस कर सकता है एंड वाई को 4 पर यूनिट में, एंड यूएसए क्या कर सकता है, 4 पर यूनिट में एक्स कमोडिटी को प्रोड्यूस कर सकता है एंड वाई को 6 पर यूनिट में। अब आप देख सकते हो कि अगर मैं सिर्फ और सिर्फ एक्स कमोडिटी को देखूं तो यहाँ पे किसके पास एडवांटेज जाता है, यूएसए कम सस्ता बना पा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या करेगा, यूएसए इसी चीज को प्रोड्यूस करेगा। और जब हम वाई कमोडिटी को देखें तो वहां पे इंडिया ज्यादा सस्ता बना पा रहा है इन एज कंपेयर टू द यूएसए। तो इंडिया क्या करेगा, वाई कमोडिटी को प्रोड्यूस करेगा और उसी को एक्सपोर्ट करेगा, तो दोनों क्या करेंगे, आपस में ये ट्रेड कर लेंगे कि यूएसए क्या करेगा, एक्स को प्रोड्यूस करेगा, एक्सपोर्ट टू द इंडिया, एंड यूएसए क्या, फिर इंडिया क्या करेगा, वाई को प्रोड्यूस करेगा एंड एक्सपोर्ट टू यूएसए, ठीक है। बट अगर यहाँ पे क्या होता है कि इंडिया वाई कमोडिटी को 6 पर यूनिट में बना पाता है एंड यूएसए वाई कमोडिटी को 5 पर यूनिट में बना पाता है, तो आप अब यहाँ पे एक्स कमोडिटी को देखो और वाई कमोडिटी में ग्रीन कलर वाले टेक्स्ट को देखो आप, तो यहाँ पे क्या दिखेगा कि जो यूएसए है उसके पास दोनों में एडवांटेज दिख रहा है, दोनों चीज वो सस्ती बना पा रहा है एज कंपेयर टू इंडिया। पर हर एक कंट्री के लिए पॉसिबल नहीं है ना कि वो दोनों को कर सके, दोनों को एक्सपोर्ट कर सके। तो यहाँ पे ये थ्योरी हमें सिर्फ इतना ही बताती है कि एक कंट्री के पास एडवांटेज है और एक कंट्री के पास डिसएडवांटेज है एक कमोडिटी के अंदर। पर दोनों में ही अगर एडवांटेज आ जाए, एक कंट्री के पास दोनों ही प्रोडक्ट में एडवांटेज आ जाए तो क्या होगा, तो दूसरी हमें थ्योरी बताती है कॉम्पैरेटिव एडवांटेज, जो कि डेविड रिकार्डो ने 1817 में दी थी, ये थ्योरी हमें बताती है, ठीक है। ये बताती है कि अगर एक कंट्री दोनों गुड्स में बेटर हो तब भी ट्रेड बेनिफिशियल होता है। यहाँ पे फोकस होता है स्मार्ट चॉइस पर, मतलब कंट्री को वो प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा जिसमें वो उसका सेक्रीफाइस कम हो, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाते हैं यहाँ पे कि जैसे यहाँ पे इंडिया, ठीक है, वो क्लोथ बना पाती है 10 घंटे में एक क्लोथ बना पाती है, और कार वो 20 घंटे में बना पाती है। यूएसए जबकि यहाँ पे 5 घंटे में एक क्लोथ बना देता है और 8 घंटे में कार बना देता है, ठीक है। अब हमें दिख रहा है कि यूएसए के पास तो दोनों में ही एडवांटेज दिख रहा है, तो यानी कि यूएसए दोनों ही यहाँ पे बना के भेज देगी, नहीं। पर इंडिया क्या करेगा, फिर सब में से इंपोर्ट ही करेगा, नहीं। तो अब इंडिया क्या करेगा, वो क्लोथ बनाएगा, वो उसके अंदर ज्यादा स्पेशलाइज्ड है, उसकी प्रोडक्शन में वो ज्यादा अच्छे से कर सकता है, तो वो क्लोथ ले लेगा। तो अब इंडिया क्या कर रहा है, क्लोथ प्रोड्यूस कर रहा है, वही एक्सपोर्ट करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे जो आता है कि यूएसए तो दोनों में ही उसको बेनिफिट मिल रहा है, तो वो क्या दोनों ही प्रोड्यूस करेगा,
नहीं, वो देखेगा उसका सेक्रीफाइस सबसे ज्यादा कम कहाँ हो रहा है, राइट। अगर वो क्लोथ बनाता है तो उसका कार बनाने का जो चांस है वो लूज कर देगा, और यहाँ पे वो चांस सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि अब देखा हमने कि इंडिया क्लोथ बना रहा है, अब कार तो मार्केट के अंदर कोई भी नहीं बना रहा, फिर तो यूएसए के क्या क्या करेगा, यहाँ पे कार बनाएगा और इंडिया क्लोथ बना देगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ये देखना है कि हमारा यहाँ पे सेक्रीफाइस सबसे ज्यादा कम कहाँ है। जैसे यूएसए के पास दोनों ही ऑप्शंस थे, पर हमें ये देखना है कि सबसे ज्यादा सेक्रीफाइस या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है यहाँ पे सबसे ज्यादा कम कहाँ पे है, वही चीज हम प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, ये थ्योरी हमें क्या बताती है कि ट्रेड हमेशा बेनिफिशियल होता है। तो ये थ्योरी हमें ये बताती है कि हर एक कंट्री को एडवांटेज होगा ही होगा, म्यूचुअल बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा दोनों ही कंट्री को। ठीक है, अगर इंडिया यहाँ पे क्लोथ बना रही है तो यहाँ पे यूएसए कार बना रही है, ठीक है, तो फिर यूएसए को वो इम्पोर्ट कर लेगा क्लोथ इंडिया से, और इंडिया क्या करेगी, इम्पोर्ट कर लेगी कार को। ठीक है, और आपस में एक दूसरे का एक्सपोर्ट ट्रेड चलता रहेगा। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या था कि आप क्या चीज सेक्रीफाइस कर रहे हो दूसरी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, और कंट्री को वही चीज बनानी चाहिए जिसके अंदर उसका सेक्रीफाइस सबसे कम हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट थ्योरी की, हेक्शन एंड होलेन थ्योरी। ठीक है, अभी तक हमने देखा कि दो कंट्री थे, दो प्रोडक्ट थे, पर ये कहती है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को भी तो देखो, और कौन से फैक्टर, लेबर या कैपिटल। तो 2 into 2 क्या है, टू, फर्स्ट जो पहला वाला 2 है ये बता रहा है आपका कंट्री को, दो कंट्रीज इन्वॉल्व होती है। सेकेंड 2 क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि ये दो प्रोडक्ट के बारे में है। एंड थर्ड 2 आपको क्या बता रहा है, लेबर या फिर कैपिटल फैक्टर। ठीक है, तो अपने हर एक कंट्री को वही चीज बनानी चाहिए जो जो फैक्टर उसके पास सबसे ज्यादा अबेंडेंट होगा। ठीक है, जैसे इंडिया है, इंडिया के पास लेबर ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा है, तो लेबर ज्यादा होगी, तो लेबर इंटेंसिव है, तो आप वही चीज एक्सपोर्ट करो, वही चीज प्रोड्यूस करो जो आप लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट को। ठीक है, एंड अगर कोई कैपिटल रिच कंट्री है तो वो कैपिटल इंटेंसिव गुड्स को एक्सपोर्ट करे। ठीक है, पर इसका भी एक पैराडॉक्स आता है, लियोनटिफ पैराडॉक्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या डिफरेंस है कि जैसे इंडिया हमने देखा कि लेबर इंटेंसिव है, और हमने देखा यूएसए क्या है, कैपिटल रिच है, तो यानी कि कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट्स यहाँ पे उसको एक्सपोर्ट करने चाहिए थे। बट यहाँ पे ये पॉइंट आता है कि जो यूएसए है वो कैपिटल रिच होने के बाद भी वो लेबर इंटेंसिव गुड्स को एक्सपोर्ट कर रही है, तो इससे क्या हो रही है, कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है ये थ्योरी को। ठीक है, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है हमारी हेक्शन एंड हॉलिन थ्योरी को। ठीक है, वैसे तो इसको हेक्शन एंड हॉलिन से ही याद कर लेते हैं सब, पर आपको अच्छे से पूरा अगर याद करना है तो एली हेक्शन एंड बर्टल ऑलिन इनका नाम है। ठीक है, और इसका जो निकनेम है इस थ्योरी का वो क्या है, 2 into 2 into 2 थ्योरी। ठीक है, ये फैक्टर के बारे में बात करती है, रिसोर्स इंटोमेंट के बारे में। ठीक है, ये सिंपल सी थ्योरी थी, आई थिंक सबको समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं मॉडर्न ट्रेड थ्योरीज के बारे में। मॉडर्न ट्रेड थ्योरीज क्या थी, फर्म बेस्ड थ्योरी थी, जो फर्म को फोकस में रख के अप्रोचेस बनाए गए हैं। ठीक है, सबसे पहला आता है कंट्री सिमिलैरिटी थ्योरी, यानी कि उन कंट्री के बीच में ट्रेड होगा जो आपस में सिमिलर होंगी, जिनकी सिमिलर कंज्यूमर प्रेफरेंसेस होंगी। ठीक है, अब वो में भी सिमिलैरिटी कैसी हो सकती है, जोग्राफिक सिमिलैरिटी हो सकती है, राइट, उनके टेस्ट सिमिलर हो सकता है। ठीक है, जैसे कि यूएसए और यूरोप थोड़ा सा सिमिलर यहाँ पे प्रेफरेंस देखने को मिलती है यहाँ पे। ठीक है, तो वो आपस में ट्रेड करेंगे, ये किसने दी थी, स्टेफन लिंडर ने दी थी। अब आप उन कंट्रीज के साथ थोड़ी ना ट्रेड करोगे जो सिमिलर ही नहीं है बिल्कुल भी, क्या आप उन लोगों के साथ दोस्ती कर लेते हो जो आपके साथ जो आपके उल्टे, आपके अपोजिट नेचर में। हम उन्हीं के साथ तो दोस्ती करते हैं ना जो मेरे जैसा होगा, ठीक है, मेरे जैसी बातचीत करता होगा, ठीक है, मेरे जैसा नेचर होगा उसका, हम उन्हीं के साथ दोस्ती करते हैं। तो ट्रेड में भी यही है, हम उन्हीं के साथ ट्रेड करते हैं जो हम सिमिलर होंगे, ये स्टीफन लिंडर का कहना था। नेक्स्ट आती है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी, वेरी इंपॉर्टेंट, और ये किसने दी थी, रेमंड वर्नन ने दी थी। इसको समझने के लिए आपको ये पहले आपको साइकिल समझने आनी चाहिए कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होती क्या है। जब भी कोई प्रोडक्ट मार्केट के अंदर आता है तो हम उसे सबसे पहले इंट्रोड्यूस करते हैं, राइट, इंट्रोड्यूस हुआ, फिर वो धीरे धीरे ग्रोथ होगी उसकी, फिर वो एक मेच्योरिटी स्टेज पर आ जाएगा, यानी कि वो प्रोडक्ट अब सबके पास है, सेचुरेटेड है बिल्कुल, फिर वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, डिक्लाइन हो जाएगा। तो यही होती है हमारी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। पर हम इसको इंटरनेशनली लेवल यानी कि थ्योरी से कैसे रिलेट करेंगे अब इसे समझते हैं। सबसे पहले जैसे मैं इंडिया हूँ, इंडिया के अंदर हूँ, मैं इंडिया के अंदर
एक नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया, तो वो इंट्रोडक्शन स्टेज पे, फिर वो ग्रोथ होगी उसकी, फिर वो धीरे धीरे मैच्योरिटी पे पहुंचेगा, राइट। अब जब वो मैच्योरिटी पे पहुंच गया, मुझे पता है कि मेरी अब इस कंट्री के अंदर, अब मेरी मार्केट के अंदर, मेरी डोमेस्टिक मार्केट के अंदर अब इस प्रोडक्ट को कोई और नहीं लेना चाहता, सबके पास अवेलेबल है, अभी सैचुरेट हो चुका है बिल्कुल। अब तो अब इस प्रोडक्ट को मैं क्या डिस्कार्ड कर दूंगी? नहीं, बल्कि मैं क्या करूंगी, इस प्रोडक्ट को दूसरी कंट्री के अंदर इंट्रोड्यूस कर दूंगी, क्योंकि वो दूसरी कंट्री के लिए तो वो नया प्रोडक्ट होगा ना। अब फिर वहां पे दूसरी कंट्री के अंदर उसकी ग्रोथ होगी, फिर वो धीरे धीरे मैच्योर होगा वो प्रोडक्ट दूसरी कंट्री के अंदर, ठीक है। अब इस टाइम फ्रेम के अंदर जो आपको कीवर्ड्स दिख रहे हैं 4 5 6 ये नंबर दिख रहे हैं आपको इस साइकिल के अंदर, अब इस टाइम फ्रेम के अंदर मैं क्या करूंगी, एक अपना नया प्रोडक्ट इनोवेट कर लूंगी अपनी डोमेस्टिक कंट्री के अंदर। मेरी डोमेस्टिक कंट्री के अंदर जो पहला प्रोडक्ट था वो तो बिल्कुल मैच्योर हो चुका था, तो अब मैं जब मैं दूसरी कंट्री के अंदर गई और वो धीरे धीरे मैच्योर हो रहा है, तो इतने टाइम पीरियड में दूसरा प्रोडक्ट को इनोवेट कर लूंगी अपनी डोमेस्टिक कंट्री के अंदर, राइट। फिर वो मेरी डोमेस्टिक कंट्री के अंदर जब तक वो मैच्योर होगा, फिर मैं उसे क्या कर लूंगी, दूसरी कंट्री के अंदर भेज दूंगी। यही चीज, यही साइकिल हमारी क्या होती है, चलती रहती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जब पूरी ग्लोबल लेवल पे मेरा जो प्रोडक्ट है वो एक जैसा दिखने लगेगा, एक जैसा मिलने लगेगा, तो उसी को बोलते हैं हम स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट, ठीक है। यही थी आपकी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी जो रेमंड वन ने दी थी, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरी यहाँ पे आती है ग्लोबल स्ट्रेटेजिक लेवल की। यहाँ पे क्या होता है कि आप ग्लोबल लेवल पे जो भी आपके कॉम्पिटिटर्स हैं आप उनके साथ कॉम्पीट करते हो, ठीक है। अब कैसे कॉम्पीट करोगे, आप ट्रेड बैरियर्स इंट्रोड्यूस कर दोगे। अब वो ट्रेड बैरियर बहुत सारे हो सकते हैं, या जैसे कि मतलब नए आपके एंट्री बैरियर्स कौन कौन से हो सकते हैं, आईपीआर, पेटेंट राइट, राइट। जो जो कंट्री जो जो कॉम्पिटिटर पहले से ही बैठा है, अब उसने क्या ले रखा है, पेटेंट ले रखा है। अब जो नई फर्म्स होंगी वो नहीं ले पाएंगी उनका पेटेंट, में भी ना दे रहे हो वो पेटेंट अपना किसी और को, तो यहाँ पे उनके लिए एंट्री क्या हो जाएगी, एंट्री बैरियर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे बैरियर्स उनके लिए हो सकते हैं। दूसरा, एक्सपीरियंस भी मैटर करता है। आपने देखा होगा कुछ जो बिजनेसेस होते हैं लिखते हैं सिंस 1917, यानी कि उनके पास एक एक्सपर्टीज है। अब वो नई कंट्री के पास तो नहीं होगी ना, नई जो कंपनी होगी उसके पास तो नहीं होगा ना, राइट। और क्या हो सकते हैं यहाँ पे बैरियर्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब जो पहले से ही एक कंपनी स्टेब्लिश्ड है, पहले से ही वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके बैठी है, ठीक है। पर जो नई कंपनी आएगी, जो नई फर्म आएगी, अब उसके पास तो इतना पैसा नहीं होगा ना कि नई नई आई है तो वो रिसर्च भी कर ले, डेवलप्ड भी कर ले, राइट। तो ये कुछ क्या करते हैं यहाँ पे, एंट्री बैरियर्स यहाँ पे लगा देते हैं और कॉम्पीट करते हैं ग्लोबली लेवल पे, ठीक है। ये थी आपकी मॉडर्न थ्योरीज। अब हम पढ़ते हैं पॉटर और डायमंड मॉडल। ये भी आपका मॉडर्न थ्योरी के ही अंदर आता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से समझेंगे। पोर्टर ने बताया कि कंट्री तब ग्लोबली सक्सेसफुल बनती है जब उसका पूरा इन्वायरमेंट स्ट्रांग होता है। अब इसे समझते हैं वेरी इजी लैंग्वेज में। सोचो, कोई कंट्री किसी एक इंडस्ट्री में वर्ल्ड लीडर कैसे बन जाती है? तो माइकल पोर्टर ने इसका आंसर दिया कि ये सिर्फ एक रीजन से नहीं होता, बल्कि पूरे इन्वायरमेंट से होता है। सबसे पहले आता है रिसोर्सेस, यानी कि फैक्टर कंडीशंस, ठीक है। अगर किसी कंट्री के पास स्किल्ड लोग हैं, अच्छी टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो कंपनीज क्या होंगी, स्ट्रॉन्ग स्टार्ट लेती हैं। मतलब स्ट्रॉन्ग, उनकी जो स्टार्टिंग होगी वही स्ट्रॉन्ग होगी ना, क्योंकि उनके पास स्किल्ड लोग हैं, टेक्नोलॉजी अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। तो जैसे इंडिया के पास आईटी टैलेंट बहुत ज्यादा है, तो आईटी इंडस्ट्री यहाँ पे ग्रो हुई है, ठीक है। फिर आता है डिमांड। अगर कंट्री के लोग हाई क्वालिटी प्रोडक्ट चाहते हैं, तो कंपनीज मजबूर हो जाती हैं कि उन्हें बेटर प्रोडक्ट ही बनाना पड़ेगा। जैसे जापान के कस्टमर्स परफेक्शन चाहते हैं अपने प्रोडक्ट के अंदर, तो इसलिए वहां की कंपनीज वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट ही बनाती है। अब तीसरा पार्ट यहाँ पे क्या आता है, रिलेटेड इंडस्ट्रीज। अब कोई भी कंपनी अकेली तो स्ट्रांग नहीं बनती, उसके आसपास सप्लायर्स, सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज और इकोसिस्टम होना चाहिए। जैसे जर्मनी, वहां पे क्या कार कंपनीज के साथ साथ ऑटो पार्ट सप्लायर्स भी स्ट्रांग है, इसलिए पूरा ऑटोमोबाइल सिस्टम उनका कैसा है, पावरफुल है। नाउ द फोर्थ पार्ट इज फर्म स्ट्रेटेजी,
यानी कि कंपटीशन भी आप इसे बोल सकते हो। अगर कंट्री के अंदर कंपनीज एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्ग कंपटीशन करते हैं, इनोवेशन ऑटोमेटिकली बढ़ता है। जैसे इंडिया में टेलीकॉम कंपनीज कॉम्पीट करती हैं, इसलिए सर्विसेज इंप्रूव होती रहती हैं। अब आता है ये गवर्नमेंट एंड चांस क्या है। अब जो ये आपने 4 देखे, डिमांड कंडीशन, फैक्टर कंडीशन, फर्म स्ट्रेटेजी, रिलेटेड इंडस्ट्रीज, ये क्या अंदर सोर्स की सोर्स क्या है ग्लोबली स्ट्रॉन्ग होने का, पर पाथ क्या है गवर्नमेंट और चांस। कैसे मिल सकता है, या तो आपकी जो गवर्नमेंट है वो पुश कर दे, गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज ऐसी हो जाएं जो सपोर्ट करे आपको फास्ट ग्रो होने में, ठीक है। और कभी कभार अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हो जाते हैं, कभी कभार ऐसा चांस पड़ जाता है कि आपकी इंडस्ट्री को ऑटोमेटिकली बूस्ट मिल गया या स्लो डाउन हो गई, ठीक है। तो गवर्नमेंट एंड चांस यहाँ पे क्या है पाथ है, और ये 4 क्या है सोर्स है। तो हम इसको 4+2 भी करके बोलते हैं, ठीक है। तो सिंपल लैंग्वेज में पोर्टर ने क्या बोला, कोई कंट्री तब सक्सेसफुल बनती है जब उसका पूरा एनवायरमेंट कंपनीज को बेटर बनाने के लिए पुश करता है, ठीक है। अगर तुम्हें याद रखना है तो ऐसे याद रख लो, स्ट्रॉन्ग रिसोर्सेज, डिमांडिंग कस्टमर्स एंड स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम, और उसके साथ क्या होगा कंपटीशन होगा, तो आप क्या करोगे ग्लोबली सक्सेसफुल बन जाओगे। बस यहाँ से आपका पोर्टर डायमंड कंप्लीट हो गया। अब ये आते हैं कुछ स्पेसिफिक थ्योरीज, जैसे कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी किसने दिया, आप बस यहाँ पे क्या करेंगे, आप इनके प्रोफाउंडर का नाम याद रखेंगे। फिर आती है इमिटेशन गैप, किसने दिए याद रख लेना, रेसिप्रोकल डिमांड, ठीक है, ये भी याद रखना। रेसिप्रोकल डिमांड में इसको हम ऑफर कर्व नाम से भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, रेसिप्रोकल डिमांड क्या कहती है कि ट्रेड का फाइनल बेनिफिट डिमांड पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो रेसिप्रोकल डिमांड है वो जेएस मिल ने दी थी, और इसको हम ऑफर कर्व भी बोलते हैं। और यहाँ पे क्या होता है इलास्टिसिटी देखते हैं हम, एक दूसरे की कंट्री की डिमांड की हम इलास्टिसिटी देखते हैं। जैसे अगर इंडिया है, मतलब 2 कंट्री हैं, जैसे कि कंट्री ए है और एक कंट्री बी है। अगर कंट्री ए के अंदर जैसे में जो डिमांड है फॉरेन गुड्स की डोमेस्टिक मार्केट के अंदर, उसकी डिमांड जो है इलास्टिक है, तो जो कंट्री भी होगी उसके अंदर इन इलास्टिक होगी, ठीक है, मतलब उल्टी होती है। अगर एक कंट्री के अंदर इलास्टिक डिमांड है तो दूसरी कंट्री के अंदर उसी प्रोडक्ट के लिए इन इलास्टिक डिमांड होती है, तो होती है रेसिप्रोकल डिमांड, ठीक है। फिर आपको याद रखना है सरप्लस वैल्यू थ्योरी ऑफ वेजेस, ये किसने दी थी, कार्ल मैक्स ने दी थी। बस इनके प्रोफाउंडर याद रखना है, ज्यादा इनके अंदर घुसने की नीड नहीं, ठीक है। बस यहाँ पे क्या होगा, मैच द फॉलोइंग आएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं आता है ऐसे। अब ये आता है इंपॉर्टेंट चार्ट, जहां से आपको ये क्या याद रखना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद रखना है। सबसे पहले कौन आई थी, कौन सी थ्योरी आई थी, फिर कौन सी आई थी, और कौन इनके प्रोफाउंडर है, कौन से ईयर में आई थी, ये याद रखना है आपको यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा था मर्केंटिलिज्म, जिसने किसने दी थी, थॉमस मुन ने दी थी। और इसका मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, समरी लिख दिया, कौन सी थ्योरी क्या क्या कह रही है, ठीक है। फिर उसके बाद आई थी एडम स्मिथ की एब्सोल्यूट एडवांटेज, देन डेविड रिकार्डो की 1817 में आई थी कंपैरेटिव एडवांटेज, देन 1919 में हेक्सरॉलिन की 2x2 आई थी। फिर आई थी रेमंड वर्नन की प्रोडक्ट लाइफ साइकिल 1960 में, देन 1961 में आपकी आई थी कंट्री सिमिलरिटी एंड इमिटेशन गैप, यानी कि जो सिमिलर होंगी कंट्रीज अपनी आपस में, हमने देखा था ना। फिर 1980 में आई थी ग्लोबल स्ट्रेटेजिक राइवलरी थ्योरी, देन 1990 में आपका पोर्टर डायमंड मॉडल आया था। ये आपको एज इट इज याद रखना है, या आपको मे बी रिवर्स ऑर्डर में लगाने को बोल दे, आपको याद रखना ही पड़ेगा ये। और इजी है बहुत, कुछ इसके अंदर टफ नहीं है, जिस सीक्वेंस में हमने पढ़ा है वैसे ही वैसे यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। अब यहाँ पे आता है कुछ एग्जाम ट्रैप, ठीक है, जैसे कहाँ पे आप फंस सकते हो, ये चीज हम देखेंगे यहाँ पे। जैसे पैराडॉक्स क्या, जब हमने मर्केंटिलिज्म पढ़ा था तो वहां पे हमने कौन सा पैराडॉक्स पढ़ा था, डेविड ह्यूम का पैराडॉक्स पढ़ा था, ठीक है। कि जैसे मर्केंटिलिज्म जो था वो क्या कह रहा था कि एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो वेल्थ बढ़ेगी, पर डेविड ह्यूम ने क्या कहा कि अगर आपके प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो आपका एक्सपोर्ट जो है इवेंचुअली यहाँ पे कम हो जाएगा। फिर हमने पढ़ा था लियोनटिफ पैराडॉक्स, किसमें पढ़ा था, हमने हेक्सरॉलिन में पढ़ा था, जहाँ पे लियोनटिफ क्या कहती है कि यूएसए तो खुद एक कैपिटल रिच कंट्री है, फिर भी वो क्या कर रही है, लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स को ज्यादा एक्सपोर्ट करती है, ठीक है। फिर आता है वेल्थ डेफिनेशन गैप ट्रैप, ठीक है, कि मैंने बताया था ये आपको पहले भी कि मर्केंटिलिज्म के लिए अकॉर्डिंग जो वेल्थ है वो क्या है, गोल्ड और सिल्वर है। और एब्सोल्यूट एडवांटेज यानी कि एडम स्मिथ के अकॉर्डिंग जो वेल्थ ऑफ नेशन है वो क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। फिर आता है थ्योरी फेलर ट्रैप, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे हमने देखा कि एब्सोल्यूट एडवांटेज में अगर दोनों ही प्रोडक्ट में एक कंट्री एफिशिएंट है तो फिर क्या होगा,
तो यहाँ पे ये चीज नहीं बता पाई ना, ये वाली थ्योरी, ठीक है। इसका सॉल्यूशन किसने दिया? डेविड रिकार्डो की थ्योरी ने, कंपैरेटिव कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज, जहाँ पे अगर एक जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे हमें फोकस करना था कि उस प्रोडक्ट को हम प्रोड्यूस करेंगे जिसमें हमारा जो सेक्रीफाइस है कम है। जैसे हमने देखा था कि यूएसए का सेक्रीफाइस सबसे ज्यादा कम कहाँ हो रहा था? कार प्रोड्यूस करने में हो रहा था, तो उसने कार प्रोड्यूस करी और इंडिया ने क्लोथ करी थी। तो ये हमको किसने बताई? डेविड रिकार्डो की थ्योरी ने बताई थी, ठीक है। यहाँ पे एक क्विक रिवीजन दे रखा मैंने कि मर्सेंटिलिज्म में क्या था कि आप एक्सपोर्ट करो और इंपोर्ट कम करो, ठीक है। और एब्सोल्यूट एडवांटेज में क्या था कि आप वही चीज को प्रोड्यूस और एक्सपोर्ट करो जिसमें आप एफिशिएंट ज्यादा होंगे। एंड कंपैरेटिव एडवांटेज में ये था कि आप सिर्फ कॉस्ट को नहीं देखोगे, यहाँ पे एक्चुअल कॉस्ट नहीं, हम यहाँ पे सेक्रीफाइस को देखेंगे कि जिसमें हमारा सेक्रीफाइस सबसे ज्यादा कम होगा हम उसे प्रोड्यूस करेंगे। एंड हेक्स्ट्रॉलिन में हमने देखा कि जिसमें आप की फैक्टर डिपेंडेंस ज्यादा होगी, आप उसी प्रोडक्ट को बनाएंगे और एक्सपोर्ट करेंगे। एंड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में देखा कि हमारा अगर जो प्रोडक्ट है मैच्योर हो जाता है तो हम उसे एक नई मार्केट के अंदर भेज देते हैं, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भेज देते हैं, एंड वहां से हम अपने प्रोडक्ट को स्टैंडर्डाइज करवाते हैं। फिर हमने देखा था पोर्टर डायमंड, जहां पे हमने 4 फैक्टर्स देखे थे जो सोर्सेस थे, एंड 2 हमने पार्ट देखे थे, गवर्नमेंट एंड चांस वाला, ठीक है। तो आज हमने इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज को डिटेल में समझा। ये टॉपिक यूजीसी नेट के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, यानी कि 9 आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस यहीं से आते हैं, इसलिए इससे अच्छे से रिवाइज कर लेना। एंड दिस इज पार्ट ऑफ अवर यूजीसी नेट कॉमर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में with another important topic. Till then, keep learning and stay consistent.